अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद ख़ान। आज हमारे साथ मौजूद है सलीमुल्लाह उल अज़ीज़ साहब, सीनियर रहनुमा JUI के। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सर थैंक यू कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें वक्त निकाला। सर हम आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं आपकी सियासत में एंट्री कैसे हुई? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं मशकूर हूँ आपका कि आप जो हैं अपने सलाहियतों को बरक़रार ला के हमारी कमज़ोर आवाज़ जो है वो आम पब्लिक तक या आवाम तक जो है वो पहुँचा रहे हैं। सियासत में दरअसल मेरा ताल्लुक़ सियासी घराने से है। मेरे वालिद साहब जो है वो काफ़ी अरसे से, अगर अब यूँ मैं कहूँ कि कई दहाइयों से वो सियासत से वाबस्ता हैं और सियासत करते आ रहे हैं। तो उनको देखते हुए अब ज़ाहिर है कि जिसका ताल्लुक़ सियासी फैमिली से होता है, तो मैं स्टूडेंट लाइफ में तकरीबन 1997 में मैं सियासत की तरफ आया और मैंने अपनी जो स्टूडेंट विंग है या स्टूडेंट तंजीम है JUI की, वो मैंने ज्वाइन की और वहाँ मैंने मुख्तलिफ़ ओहदों पे काम भी किया है, मुख्तलिफ़ अज़ला में भी काम किया है। तो यहाँ से होते हुए जो है वो मैं आज जो हूँ वो JUI से, जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता हूँ और जमीयत उलमा इस्लाम में जो है वो मैं अपने खिदमात से अंजाम दे रहा हूँ। मुल्क में 150 से ज़्यादा सियासी जमातें इस टाइम काम कर रही हैं, तो JUI में ही आने का क्या मकसद था? नहीं, देखिए, मुल्क में तो सियासी जमातें ज़ाहिर है कि इस वजह से काम कर रही हैं कि हमारा मुल्क जो है वो जमहूरी मुल्क है। यहाँ पे जमहूरी निज़ाम है, यहाँ पे हर किसी को आज़ादी है कि वो अपनी सोच से, अपनी नज़र व फ़िक्र के तहत सियासत करे और जिस जमात को वो चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ जमातें ऐसी होती हैं जो कि शख्सियात के गिर्द बनती हैं। एक शख्स जो है वो उठ खड़ा होता है, उसके गिर्द जमात बन जाती है, तो उसको हम नज़रियाती जमात नहीं कह सकते, न कि फ़िक्री जमात कह सकते हैं। और कुछ जमातें ऐसी होती हैं जो एक सोच पे कायम होती हैं, एक नज़रिए पे कायम होती है। और फिर उन जमातों में कुछ जमातें ऐसी होती हैं कि अब हमारा दावा ये है कि हमारी जो जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, उसकी इनफरादियत और ख़ासियत ये है कि वो कौम को लीडरशिप फ़राहम कर रही होती है। एक गरीब बंदा होता है, कोई इसको जानता भी नहीं है, लेकिन जब वो जमात से वाबस्ता हो जाता है, वो हमारी जमात से मुंसलिक हो जाता है, वो हमारी नज़रिए की तरफ आ जाता है, तो वो एक लीडर बन के उभरता है और वो एक लीडर बन के कौम की खिदमत करता है। तो ये जमात की बरकत होती है और जमात की बदौलत ही ये होता है। सर आपके वालिद मोहतरम 3 मरतबा MP और 2 मरतबा MNA मुंतखब हो चुके हैं। सबसे कम उनकी जो है वो असासे हैं। इसकी क्या वजह है कि इतनी मरतबा हुकूमत में रहने के बावजूद भी आपके वालिद ने असासे नहीं बनाए? देखिए जी, सियासत के जो असल मानी होते हैं या सियासत की जो असल सियासत पे क्या होता है, सियासत क्यों करते हैं लोग, सियासत के मानी तरबियत के होते हैं, खिदमत के होते हैं। अब जो लोग सियासत को कमाहकहू सियासत समझ कर करते हैं और सियासत को हकीकी मानों में करते हैं, तो वो अपने असासे नहीं बनाते हैं, वो अपनी जो ज़ाती तशख़्ख़ुस पे काम नहीं करते हैं, वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो रिफ़ाए आमा के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। तो हमारे वालिद साहब ने भी यही किया है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है वो लोगों की खिदमत की है और सारी ज़िंदगी इलाकाई खिदमत की है। अपना या अपनी फैमिली का या अपनी औलाद का उन्होंने सोचा भी नहीं है और यही गिला भी है, गिला भी हमारा रहा है और हमारे जो अज़ीज़ व अक़ारिब है उनका भी यही गिला रहा है कि आपने अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी फैमिली के लिए आपने कुछ नहीं किया है। तो मेरे ख़्याल से सियासत का हकीकी चेहरा भी यही है और हकीकी मकसद भी यही है कि आवाम के लिए काम किया जाए। सर आपके वालिद मोहतरम ने तो 3 बार MP और 2 मरतबा MNA मुंतखब हो चुके हैं। अब शायद उनकी रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है, तो इसके बाद क्या आप सियासत में बतौर MNA के लिए इलेक्शन लड़ोगे या MPA की सीट पे इलेक्शन लड़ोगे? देखिए जी, सियासत से तो मैं अब भी वाबस्ता हूँ, मुंसलिक हूँ और सियासी निज़ाम को कदरे समझता भी हूँ और काम भी कर रहा हूँ अपनी पार्टी के लिए, अपनी जमात के लिए और अपने लोगों के लिए। और मैं एक हेल्पर के तौर पे भी वालिद साहब के साथ मैं होता हूँ और मैं काम करता हूँ उनके साथ। अब इलेक्शन लड़ना न लड़ना ये फ़ैसला या तो जमात करेगी
جو کہ ہماری پارٹی ہے کہ وہ ٹکٹ جاری کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور یا یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ عوام جو ہے وہ کس کو منتخب کرتی ہے اور کس کو انہوں نے کرنا ہے منتخب، کس کو نہیں کرنا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ قبل از وقت باتیں ہوں گی، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے، میرا عزم ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، بلوچستان کے لیے میں کام کروں، اور وہ کام کروں جو میں چاہتا ہوں یا جو کہ میرا ارادہ ہے، اور یا وہ کام کروں جو کہ ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ آپ لوگ اب تک جو سیاست کر رہے ہیں وہ بلوچستان سے کر رہے ہیں، تو یہ بتائیں بلوچستان میں سیاست کرنا کتنا مشکل ہے؟ بلوچستان میں سیٹ جیتنا یا بلوچستان میں منتخب ہونا کتنا مشکل ہے؟ دیکھو، ایک تو بلوچستان کی اپنی ذاتی پسماندگی ہے، یا بلوچستان کی جو اپنی ذاتی میں بدقسمتی ہے کہوں گا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان میں کچھ عمل دخل جو ہے، جو مشکلات ہیں ان میں ہماری لیڈرشپ بھی ہے۔ ہر جماعت کی، ہر پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی جو بلوچستان کے اصل مسائل ہیں یا بلوچستان کی اصل پسماندگی ہے، ان کو پہلے بھی سنجیدہ نہیں لیا ہے، اب بھی وہ سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر بلوچستان میں بھی ایسا کام کیا جائے جو کہ دیگر صوبوں میں ہوا ہے یا ہو رہا ہے، لوگوں کو تعلیم دی جائے، لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز دی جائیں، لوگوں کو جو ہے ایک شعور دیا جائے، تو پھر بلوچستان میں الیکشن لڑنا یا بلوچستان میں سیاست کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سر، بلوچستان میں الیکشن کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ لگائے جاتے ہیں، پھر جا کے وہ الیکشن کرتے اور الیکشن جیت جاتے ہیں۔ آپ کی نظر میں کیا بلوچستان میں الیکشن لڑنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیہ کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، دیکھیں جی، یہ ہر جگہ ہوتا ہے، چاہے بلوچستان ہو یا پنجاب ہو یا آپ کا سندھ ہو یا آپ کا کیپے ہو۔ سیاست میں اگر آپ نظریاتی سیاست کر رہے ہوتے ہیں، آپ عوامی سیاست کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عوام آپ کو جانتی ہے، آپ کے کردار کو جانتی ہے، آپ کے پارٹی کے نظریات اور پارٹی کے منشور کو جانتی ہے، تو عوام آپ کو بغیر پیسوں کے جو ہے وہ الیکٹ کر دیتی ہے۔ اب اگر آپ ذاتی سیاست کر رہے ہوتے ہیں، شخصی سیاست کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتا، کوئی نظریہ نہیں ہوتا، کوئی سوچ نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی، آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک بذاتی ایک بندہ ہوں اور میں اسمبلی جانا چاہتا ہوں اور میں وہاں پہ اقتدار میں جو ہے وہ جانا چاہتا ہوں اور میں وہاں بیٹھنا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ نے پیسے بھی لگانے ہوتے ہیں، اور جیسے کہ لوگ لگا بھی رہے ہیں۔ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے تب سے مولانا صاحب ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، کبھی کہہ رہے کہ یہ لائی گئی حکومت ہے، اس کے اوپر دست شفقت ہے دوسرے لوگوں کی، تو کیا مولانا صاحب حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے آنے والے وقت میں؟ یا پہلے تو جو انہوں نے باتیں کی وہ تو پوری نہیں ہو سکی، کیا آئندہ جو انہوں نے وعدے کیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ میں خان صاحب کو ختم کر دوں گا، وزیر اعظم ہاؤس اس کو چھوڑنا پڑے گا، کیا وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گا؟ نہیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مولانا صاحب اکیلے نہیں کہہ رہے ہیں، نہ کہ مولانا صاحب کا اکیلا ہی جو ہے یہ مشن ہے یا جو مولانا صاحب کا کام ہے۔ الیکشن 2018 کو تقریباً الیکشن کے فوری بعد پاکستان کے تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے مسترد کر دیا تھا، اور تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ آ کے انہوں نے یہ بیانیہ دیا کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ حکومت جو ہے وہ الیکٹڈ نہیں ہے بلکہ سلیکٹڈ ہے۔ اس حکومت کو ایک مقاصد کے تحت جو ہے یہاں پہ یہ حکومت بٹائی گئی ہے، یہ لوگ لائے گئے ہیں۔ یہ مولانا صاحب کا اکیلا وہ نہیں ہے۔ اب مولانا صاحب فرنٹ پہ جو ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں اس وقت اپوزیشن میں مولانا صاحب ہی وہ واحد شخص ہیں یا وہ واحد کردار ہیں جس پہ اتفاق کیا جا سکتا ہے، تمام اپوزیشن جماعتیں اس پہ متفق ہو سکتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ مولانا صاحب فرنٹ پہ ہیں، اور مولانا صاحب جو ہے وہ اپنا جمہوری جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی سیاسی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں کچھ حد تک جو ہے وہ کامیابی ملی بھی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ عوام کے علم میں نہیں تھی، دنیا نہیں جانتی تھی، اور اپوزیشن کی برکت سے، مولانا صاحب کی برکت سے، ان کی کوششوں سے جو ہے وہ چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں، وہ کردار جو ہیں وہ ایکسپوز ہوئے ہیں۔ انہوں نے اعتراف بھی جو ہے بسا اوقات بعض جگہوں پہ وہ اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ مولانا صاحب کی اکیلے مولانا صاحب کی جنگ نہیں ہے، یہ تمام سیاسی جماعتوں کی جنگ ہے اور یہ عوام کی جنگ ہے۔
अभी तो लगता ऐसा है कि बाकी जो सियासी जमातें वो मौलाना साहब को आगे करके ख़ुद पीछे होती जा रही है। जिस तरह पहले भी 2-3 मरतबा ऐसा हुआ है कि मौलाना साहब को फ्रंट पे लाया गया है और फिर बाकी से पीछे उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। तो क्या इस बार भी वो अपने हथियार नहीं डालेंगी? नहीं, हथियार नहीं डाले हैं, जब किसी ने भी हथियार नहीं डाले हैं। अलबत्ता ये है कि कुछ कमज़ोरियाँ हो सकती है अपोजिशन इत्तेहाद में भी, लेकिन हमने जो है अगर इस निज़ाम को चलाना है और हमने अगर आगे बढ़ना है तो हमने बहुत सारी ख़ामियों पे और बहुत सारी कमज़ोरियों पे, छोटी छोटी कमज़ोरियों पे जो है वो इनको इग्नोर करना है, नज़रअंदाज करना है, इनको जो है वो सीरियस नहीं लेना है। बाकी जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक़ है, वो बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान की सियासत के, बड़ी नुमाइंदगी उनकी मौजूद हैं, तो उनका होना अपोजिशन में ये बहुत ज़रूरी है। भी होने जा रही है सेनेट इलेक्शन, क्या ख्याल है पीडीएम सेनेट इलेक्शन में मैदान मारेगी या फिर ये वही होगा जो पहले उस टाइम हुआ था जिस टाइम सेनेट चेयरमैन चेंज करने के लिए तहरीक अदम एतमाद लाया गया था? नहीं, एक इन हाउस चेंज होता है, हाउस आपने बनाना होता है, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन जो है वो आपने मुंतखब करने होते हैं। एक जो है आप बाहर से जो है वो इलेक्ट होके आना होता है, तो वो अलग बात है कि फिर चेयरमैन कौन होगा, डिप्टी चेयरमैन कौन होगा, क्या अपोजिशन जो है वो अक्सरियत की बावजूद जो है वो अपना चेयरमैन मुंतखब कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी, वो बात की बातें हैं, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक आने वाले इलेक्शन का ताल्लुक़ है, सेनेट इलेक्शन का, तो मैं समझता हूँ कि सेनेट इलेक्शन में जो है वो हुकूमत की खातिर खा अक्सरियत नहीं आएगी। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद की सीट जो कि डिफेंडेड है वज़ीर-ए-आज़म साहब पे कि जितने वोट वज़ीर-ए-आज़म साहब ने लिए हैं उतने ही वोट इस्लामाबाद के सेनेटर ने लेने हैं और बाद में उन्होंने मुंतखब होकर आना है। अब अगर हुकूमत इस्लामाबाद की सीट हार जाएगी तो इसका मतलब ये है कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब बैठे हैं हमारे, वो भी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं या कि अक्सरियत रखने वाले वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं। और हुकूमत को सबसे बड़ी मुश्किल भी यही है कि चूँकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो पीडीएम के उम्मीदवार हैं सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद से, वो एक ज़ाती तौर पे भी मुंजफ़िर शख्सियत हैं और उनका बड़ा नाम है पाकिस्तानी सियासत में, और उन पे काफ़ी हद तक हुकूमत के अंदर भी और हुकूमत के बाहर भी जो है कई जो ऐसे लोग हैं जो जिन्हें गिलानी साहब पे इत्तिफाक हैं, जो कि गिलानी साहब को चाहते हैं। सर, हुकूमत कह रहे हैं कि ओपन बैलेट इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अपोजिशन की तरफ से एतराज़ात, इसकी क्या वजह? नहीं, अपोजिशन का एतराज़ ये नहीं है कि ओपन बैलेट पे इंतखाबात ना हो। अपोजिशन ये चाहती है कि सब कुछ कानून कायदे के मुताबिक हो, आइन के मुताबिक हो। अब जो आइन में ये है कि आप का जो इलेक्शन होगा वो खुफिया बैलेट पे होगा, तो कोई मावराए आइन की क्या ज़रूरत है? उनको क्या वो है कि वो मावराए आइन जो एक बात है उस हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं। तो अब अपोजिशन ये कहते हैं कि आप आएँ, इस पे आप डिबेट करें असेंबली में और फिर आप इसको असेंबली में ले आएँ, 2/3 मेजॉरिटी से जो है इसको आप पास करें और फिर जो है आप आइनी तरमीम कर लें। अच्छा सर, ये बताएं, जिस तरह इमरान खान आए थे, जिस तरह उन्होंने कहा था कि मैं मुल्क को चेंज करूँगा, मैं तब्दीली लाऊंगा, मैं चोरों को पकड़ूंगा, आपके ख्याल में बग़ैर मतलब आप एक अवामी शख्सियत, तो एक आप बतौर एक लोकल शख्सियत के मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके ख्याल में इमरान खान अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हुए हैं? देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, और तो इमरान खान साहब की शख्सियत यकीनन जो है वो बड़ी शख्सियत हैं, उनकी काफ़ी खिदमत रही हैं पहले भी हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए। लेकिन जहाँ तक उनकी सियासत का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि सियासत में वो ये 2-2.5 साल में वो कामयाब बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। उन्होंने कभी भी जो है अवामी सियासत नहीं की, ना उनकी सियासत से या उनकी हुकूमत से आवाम को कोई फ़ायदा पहुंचा हो। और उन्होंने जो बातें की थी बड़े वसूख से की थी। अब एक आम बात होती है, कोई कहता है कि अगर मैं
वज़ीर आज़म बना या मेरी हुकूमत आई तो मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये तो आम रिवायती बात है। लेकिन इमरान खान साहब तो इतने वसूख से कहते थे कि मैं अगर वज़ीर आज़म बना तो ये होगा, नहीं हुआ तो मैं ख़ुदकुशी करूँगा, ये होगा, नहीं हुआ तो ये होगा। अब इतने वसूख से अब जब आप बात करेंगे तो इसमें दो बातें आती हैं। एक, अब वसूख से बात करेंगे और फिर उस बात पे आप पूरे नहीं उतरेंगे तो इससे दो बातें लाजिम आती हैं। एक, आप अपने प्रोग्राम से हट गए हैं, एक ये बात है। दूसरी बात यह है कि अवामी उम्मीदों का इस्तेसाल हो जाता है, क्योंकि आप इलेक्शन से पहले आप जितने वसूख से बात रखेंगे उतनी ही ज़्यादा उम्मीद जो है आपसे वाबस्ता हो जाती है अवाम की। तो फिर आप उसी अंदाज से, उतने ही वसूख से उस बात से आप पीछे हटेंगे, आप उतने ही जो है बावसूख अंदाज से यू टर्न लेंगे तो उतना ही अवाम में मायूसी आएगी और अवाम की उम्मीदों का कत्ल होगा, इस्तेसाल होगा। तो इमरान खान साहब की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि वो जब कोई दावा करते हैं तो बड़े वसूख से करते हैं और फिर उतने ही वसूख से जो है वो अपने दावे से वो पीछे हट जाते हैं, वो मुकर जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इससे जो है वो एक मायूसी फैली हुई है आवाम में और एक नाकामी की तरफ जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही है। चले, इमरान खान साहब की हुकूमत तो नाकामी की तरफ जा रहे हैं। ये बताएं, आने वाले इलेक्शन में आपकी भी तैयारी है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, आपकी ख्वाहिश भी है, तो अगर आप एमएनए मुंतखब हो गए तो आपकी तवज्जो किन कामों की तरफ होगी? देखिए जी, एक एमएनए या एक एमपीए जो है वो क्या कर सकता है। एक एमपीए, एक एमएनए जो है वो आवाम को कुछ भी नहीं दे सकता तरक्याती हवाले से। सिर्फ ये कर सकता है कि वो पार्लियामेंट में एक मौसर कानून साजी कर सकता है अवामी फलाह बहबूद के लिए। तो मैं गुजारिश भी करता हूँ, आज जो हमारे नुमाइंदगान बैठे हुए हैं, किसी भी जमात से उनका ताल्लुक़ है, तो उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप जो है वो नींद से उठ के जो है वो जाके असम्बली में न बैठा करें, आप सेशन ना अटेंड किया करें, आप तैयारी करके जाएं, आप एक मौसर कानून साजी करें आवाम की फलाह बहबूद के लिए, आवाम के हेल्थ के हवाले से, आवाम के तालीम के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, और भी कई ऐसे अहम इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, ऐसे अहम मसाइल हैं जिन्हें कभी भी संजीदा नहीं लिया गया है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि उस पर कानून साजी ना हो सकी है। वो तो आवाम की खिदमत जो की जा सकती है वो कानून व आइन के दायरे में या उन कानून के थ्रू जो है वो की जा सकती है कि आप एक मौसर कानून साजी करें, आप कानून साजी पे काम करें, जहाँ पे जो है इस्लाहात की गुंजाइश है आप वहाँ पे इस्लाहात ले आएँ, और जहाँ पे कानून साजी जो है वो नाफिज़ करने की जो कवानीन है वो उनकी ज़रूरत है तो आप उनको नाफिज़ कर दें। यही आवाम की खिदमत है और इससे मुल्क भी तरक्की करेगा और इसी चीज़ से जो है आवाम भी खुशहाल होंगे। सर थैंक यू, हमारी दुआ है कि आप मुंतखब हो और अवामी खिदमत कर सको और आवाम की फलाह बहबूद के लिए असम्बली में आवाज़ उठा सको। नाजरीन, ये थे सलीमुल्लाह उल अज़ीज़ साहब JUI के सीनियर रहनुमा। सर, हम एक मरतबा फिर आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें वक्त निकाला। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी और मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।